आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका जो एनटीए जो आपका ऐप है, आपको पता ही होगा। इस पे बहुत सारे आपके जेई मेंस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट डले हुए हैं। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे उसका टेस्ट नंबर 12। कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात बोली मैंने। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है। सबसे पहले जब भी किसी कंपाउंड का अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है, तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। बिकॉज जब फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो एक अलग ही तरीका होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जब बात आई तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है अल्कोहल एंड एक आपको ये क्या दिख रहा है, एस्टर। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका अल्कोहल एंड देन एक है आपका एस्टर। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो हमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है कि किस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हमें पता चलता है कि जो आपका एस्टर है इसकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी अल्कोहल के कंपैरिजन में हाई है। तो मतलब जब आप कार्बन चेन कंसिडर करेंगे तो आपको जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसको प्रायोरिटी क्या देंगे, सबसे कम देंगे। या फिर कोशिश करते हैं कि हम इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि जो आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो तो खुद ही एक कार्बन कंटेन करता है, राइट। एंड जो आपके एस्टर्स होते हैं, इनके अगर नेम का मैं एक फॉर्मेट की बात करूं कि आप किस फॉर्मेट में इनका नाम लिखते हो, तो मान लीजिए मैंने जनरल बोला कि आपका RC∠O R', ये होता है आपका जनरल फॉर्मेट, मतलब एक जनरल फॉर्मूला आपके एस्टर का। अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम करने का जो आपका एक फॉर्मेट है वो ये है कि इस ऑक्सीजन से जो भी आपका एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, सबसे पहले आप उस एल्काइल का नाम लिखते हैं। उसके बाद ये जो चेन बच गई आपकी, ये आती है जिसको हम क्या क्या फॉर्मेट में लिखेंगे, एल्केन। और लास्ट में जो एस्टर ग्रुप होता है उसके नेम की एंडिंग करनी होती है आपको O8 से, तो आपने लिखा है एल्केन O8, क्योंकि जो आपका ई है वो तो वहां से हट जाएगा, ठीक है, दो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। तो इस टाइप का आपका नाम होगा। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप है इसका नाम सबसे पहले लिखना है, और क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है तो ये ग्रुप तो क्या हो गया आपका, इथाइल, ठीक है। मतलब अभी मैंने इस ग्रुप की नेमिंग कर दी। अब ये क्या है, आपकी पेरेंट चेन जो बच गई वो आपकी क्या होगी, पेरेंट चेन। तो इट्स सिंपल कि आपको इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी होगी। और अभी मैंने कहा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप जिसमें मेनली कार्बन कंटेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4, देन 5, ये आएगा आपका 6 7 और 8। तो टोटल 8 कार्बन की क्या है आपके पास चेन है। अब कहाँ कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो देखिए एक तो आपका जो 7th पोजीशन है इस पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 5th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है एंड 4th पोजीशन पे आपके पास OH ग्रुप है। ओके, तो जब आपका 4th पोजीशन पे OH ग्रुप है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी नंबरिंग कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इथाइल के बाद आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी, मतलब 4th पोजीशन पे आपका OH ग्रुप था, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद जो 7th पोजीशन है इस पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, मिथाइल, तो आप यहां से लिखेंगे 7 मिथाइल। 7th पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ गया। इसके अलावा हमारे पास कोई भी साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, हमारी मेन चेन की। और मेन चेन आपकी 8 कार्बन की है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ऑक्ट। अब मैं एन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि यहाँ पे आपके 5th पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आएगा ऑक्ट 5th पोजीशन पे, मतलब 5 इन के बाद लास्ट का ई भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका 1st पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसके बाद आएगा 1 OAT। तो ये क्या हो जाएगा आपके इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अब देखिए अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो आपका कोई भी ऑप्शन परफेक्ट सेट नहीं किया गया है यहाँ पे, बिकॉज
हाइड्रोक्सी की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 है हाइड्रोक्सी की पोजीशन, और किसी भी ऑप्शन में आपको 4th पोजीशन हाइड्रोक्सी ग्रुप की मेंशन ही नहीं है, राइट। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट जो आपका आंसर है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कह रहा है आपका निकेल है जिसका एटॉमिक नंबर 28 है। देखिए सबसे इजी काम तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया, एटॉमिक नंबर देके। अदरवाइज कई बच्चों को एटॉमिक नंबर भी नहीं याद रहते, तो वो उंगलियों पे गिन रहे होते हैं, जैसे स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सब करके, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप इजीली लिख ही लोगे। देखिए डी जो आपके एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस जिनमें एक दो में एक्सेप्शंस हैं वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब निकल, देखिए निकल का जो आपका नंबर है एटॉमिक नंबर दैट इज 28। तो आप ये याद रखिए जो आपका लास्ट में डिजिट आ रहा है, ये मैं आपका सिर्फ 3D सीरीज के लिए बात कर रही हूँ, नेक्स्ट 4D और 5D की बात नहीं कर रही। मेनली 3D से ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट नंबर दे रखा है ना, वही उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 8th और जो d ऑर्बिटल है उसमें आएंगे, एंड देन उसके बाद क्या आता है आपका 4s2। तो ये आपका जो निकल एटम है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद क्या रहा है कि जो आपका निकल है वो कंबाइन करते हैं एक यूनी नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ। मतलब क्या है यूनिडेंटेट यूनी नेगेटिव, मतलब उस लिगेंड पे आपका एल लिगेंड है तो उस पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है। मोनोडेंटेट का मतलब है कि वो लिगेंड मोनोडेंटेट है, मतलब मेटल से एक ही बार बाइंड करती है। जैसे कि ये आपका मेटल है तो एफ नेगेटिव सिंगल बाइंड करती है, सिंगली बाइंड करती है ना। इसकी बजाय अगर आपकी कोई और लिगेंड की बात की जाए, जैसे आपकी ईएन लिगेंड है, ये 2 नाइट्रोजन एटम से मेटल से बाइंड करती है तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बट फ्लोरीन एक ही बार बाइंड कर रही है मेटल से, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि लिगेंड मोनोडेंटेट है एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज है उस पर, और वो एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रही है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको लिख रही हूँ। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके, 0। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तभी तो डायामैग्नेटिक है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब एक भी, तो कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कितनी है ये बताना है, और कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके कॉम्प्लेक्स में ये बताना है। तो देखिए सी और डी ऑप्शन तो आपके पहले ही कट हो गए, क्योंकि भाई क्वेश्चन में खुद ही तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। अब हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि हमें ये भी ना पता हो कि डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, तो हम इन दोनों ऑप्शन को तो बिल्कुल भी टिक नहीं करने वाले। ऑप्शन बचा आपके पास ए एंड बी, ठीक है। अब क्योंकि देखिए निकल की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपाउंड में निकल पे की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कंपाउंड इन्होंने हमें क्या मेंशन किया, कह रहा है ये है आपका निकल L4 नेगेटिव। निकल की निकालनी है तो X कंसिडर किया +4 लिगेंड है, और देखिए इन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली यूनि नेगेटिव, सिंगल चार्ज है आपकी लिगेंड पर। मैंने यहाँ बताया अभी सिंगल चार्ज है तो ये आ जाएगा आपका -1 इक्वल्स टू, टोटल चार्ज कितना है आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे, -2। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ रही है, +2, मतलब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, एंड निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो ये क्या बचा आपका 3d8। अब देखिए जो आपका 3d8 अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं आपके d ऑर्बिटल में, तो ये कुछ इस टाइप से फिल्ड होते हैं, राइट। अब आपका लिगेंड पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी लिगेंड स्ट्रांग है तब तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा देगी, पेयर कराएगी, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो इनको पेयर नहीं कराएगी। बट अगर लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कराया, पेयर क्या नहीं किया, नहीं कराया, तब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2। बट हमें तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपकी पेयरिंग होगी, पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो जो आपका 3d ऑर्बिटल है ये कुछ आपका इस टाइप से बन जाएगा। ये आपके क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये d ऑर्बिटल आपका एम्प्टी, उसके बाद आएगा आपका 4s एंड देन है आपका 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी dsp2, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होगा।
तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमने देख ली, DsP2 इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि हमारी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो फॉर्मूलाज है ना वो क्विकली अपने माइंड में याद कर लो कि क्या क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद कह रहा है कि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियस है रिएक्शन चलेगी तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, कोई बड़ी बात नहीं बताई इसने हमें। कहाँ से डिक्रीज हो रही है, 0.8 मोलर से 0.4 मोलर। मतलब पहले हम 0.8 मोलर इनिशियली था, डिक्रीज होकर के 0.4 मोलर हो गई, मतलब 0.4 मोलर ये आपका कंज्यूम हो गया। अब अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग लगाया यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका ये क्या हो गया, हाफ, मतलब हाफ कंज्यूम हो गई, या फिर कहो कि आप हाफ बच गई। तो इस पे जो टाइम होता है, इतना जो चेंज होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। यही तो आपकी हाफ लाइफ होती है ना। हम 50% पे ही तो निकालते हैं ना हाफ लाइफ की। 50% कंपाउंड जब आपका रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या होता है आपका टी हाफ। तो मतलब हमें टी हाफ यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, अब जिसको ये बात एक बार में चमक गई वो तो बहुत बढ़िया, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें अभी तक ये बात नहीं समझ में आई, नहीं चमका, उनको नहीं दिखा ये, तो वो क्या करेंगे इसके लिए, भाई नहीं आती तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आई तो। अब कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या लगाओ, फॉर्मूला लगा दो। और फॉर्मूला क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, वो तो भाई सबको रटा हुआ है, जल्दी से बता दो अब फॉर्मूला। तो देखिए ये क्या है आपका टी हाफ, इसको फॉर्मूला मतलब टी हाफ नहीं पता, मैं फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ। तो फॉर्मूला होता है हमारा K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन A0, मतलब इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो, एंड डिवाइडेड बाय में एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये पता चल गया। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास K नहीं है तो हम K निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए 2.303, टाइम दे रखा है मुझे 15 मिनट, मैं मिनट में ही रख रही हूँ क्योंकि हमारे ऑप्शंस भी क्या है मिनट्स के ही हैं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन आ गया आपका लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी 0.8 एंड फाइनल कंसंट्रेशन है 0.4। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए सिंपल आ जाएगा 2, ये आएगा आपका log 2, और log 2 जो है ये आपका अराउंड 0.3 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो ये आ रहा है आपका 0.693 डिवाइडेड बाय में 15, तो ये आ गई आपके K की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन आगे भी दे रखा है हमें, देखिए अब एक तो आपने ऐसे फॉर्मूला से K की वैल्यू निकाली, दूसरा जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए आपका टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन में K, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस K को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, और हमने कहा ये 15 मिनट आपका टी हाफ था तो डिवाइडेड बाय 15। अब भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चीज जल्दी से पकड़ी, आपने ये पकड़ लिया कि ये टी हाफ दे रखा है या फिर आप फॉर्मूला में ही घूमते रह गए। तो आपकी मर्जी, जैसे भी आप कर लो। बाकी अगर ऐसे कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, इतना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे का देखते हैं, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि जो आपका टाइम टेकन है फॉर द कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से चेंज हो रही है, 0.1 मोलर से 0.025 मोलर पे। इस पे जब चेंज, इतना जब चेंज हो रहा है तो आपका कितना टाइम होगा वो आपको बताना है। चलिए भाई दोबारा फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार हमें निकालना है टाइम, तो मैंने इधर रखा टाइम 2.303, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, के हमने निकाल रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूं मैं यहाँ पे, तो ये आएगा 0.693 और ऊपर क्या चला जाएगा आपका 15 लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन दी है 0.1, पर्टिकुलर टाइम पे दी है आपको 0.025। इसको कट करोगे तो ये आएगा आपका 4, और log 4 सॉल्व करके पूरा मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे तो यहाँ से आपका टाइम आ रहा है 30 मिनट।
तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। तो चमका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट था ही नहीं इसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपका। अब अगर भाई मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कर रहे हो तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो यहाँ पर आ गई आपकी पीरियोडिसिटी। तो क्वेश्चन देखिए, आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, मतलब एलिमेंट्स दिए हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इनका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका सबसे हाईएस्ट है वो आपको बताना है। देखिए चारों जो आपको कंपाउंड दिए हैं, आप इनका एटॉमिक नंबर देख सकते हो, क्या है कंटिन्यूएशन में 23, 24, 25, 26। तो ऐसे कंपाउंड में किसका हाईएस्ट होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी? सिंपल सी बात है, किसी ना किसी में हाफ फिल्ड शेल होगी, मतलब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उसी का क्या होना है आपका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, वेनेडियम एटॉमिक नंबर है 23, अभी मैंने बताया था डी ऑर्बिटल के लिए कैसे लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई जितना भी आपको लास्ट में दिख रहा है वो आपका डी ऑर्बिटल में जाएगा। तो मतलब वेनेडियम की सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं मैं, पूरी नहीं लिख रही, पहले बता रही हूं। तो ये आ रहा है आपका 3d3 एंड आ गया आपका 4s2। यही बोला ना मैंने कि 23, ये क्या है भाई आपका 23 है, लास्ट में जो नंबर दे रखा है वही आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको पता ही है एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेनेडियम। अब आती है बात क्रोमियम की। क्रोमियम है आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको याद रखनी है, अगर ये याद नहीं तो क्वेश्चन में हो गई गलती, फिर आपकी नहीं आ गई डूब। तो देखिए भाई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये होती है आपकी 3d4 एंड देन आता है आपका 4s2। ये सब बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता। अभी मैंने कहा ना एक्सेप्शन होता है। क्या होता है एक्सेप्शन? आपका यही है कि यहाँ पे आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आएगा आपका 1, क्योंकि डी ऑर्बिटल को क्या कर रहा है वो हाफ फिल्ड कर रहा है। क्रोमियम के बाद है आपका नेक्स्ट मैग्नीज, जो कि आपका सिंपल 3d5 4s2, और फिर आता है आपका आयरन 3d6 4s2। तो ये तो थी आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जब इनमें से आपने एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? तो इसका तो बन जाएगा आपका 3d3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपको पता है किससे निकलेगा, 4s सब शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये बन गया 3d3 4s1। क्रोमियम की क्या बनेगी 3d5 एंड देन 4s0। बाकी किसी की लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई, क्या होएगा सब में 4s2 है तो सबका जो 4s है वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और अंदर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 3d ऑर्बिटल है वो एज इट इज रहेगा। अब आपको देखना है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का चेंज। अब यहाँ से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का पता लगेगा। अब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आप खुद सोच के देखो। 3d5 4s0, 3d5 डी ऑर्बिटल क्या है आपका हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन क्यों देगा भाई स्टेबल है वो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या होने वाला है मुश्किल। तो इसी के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है किसी भी एलिमेंट में गैसियस स्टेट में, जब आपको उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये तो स्टेबल है, ये अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज करेगा, स्टेबल है राइट। तो इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्रोमियम। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे कर दी टाइपिंग एरर, ये Cl लिख दिया जो कि आएगा आपका क्रोमियम। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिर्फ टाइपिंग एरर को ठीक करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटा स्निप हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो आपका ए पेयर है वो ज्यादा स्टेबल है बी से, मतलब ए आपका ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बी से, और यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं आपके फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं राइट। तो अब आपको ये देखना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है इनमें से। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए फ्री रेडिकल हो या फिर आपका कोई कार्बोकटायन हो, दोनों की स्टेबिलिटी एक ही तरह की होती है, क्योंकि दोनों क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इनके पास। तो ये कब स्टेबल होंगी, जब कोई इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाएगा, तभी तो इनकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, या तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से, या फिर आपका रेजोनेंस से।
तभी स्टेबलाइज हो सकते हैं, तभी इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसमें आपका ए कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो देखिए यहाँ पर है ये आपकी 2 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। डिफरेंस ये है कि जहां पर ये रेडिकल है ये आपका एक 2 डिग्री रेडिकल है, जबकि ये आपका एक 3 डिग्री रेडिकल है। और हमें पता है कि 3 डिग्री रेडिकल हो या फिर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट भी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लगेंगी क्योंकि ये भी इसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होंगे आपके ज्यादा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। तो मतलब यहाँ पर तो हमारा जो बी कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि तो हमें तो ए कंपाउंड किसने ज्यादा स्टेबल है वो कंसिडर करना था। उसके बाद मूव करते हैं इस वाले ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों कार्बन आपके 2 डिग्री हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी बिल्कुल बराबर होगी, पर ये क्या है आपकी 3 कार्बन की एक रिंग है और हमें पता है कि 3 या 4 कार्बन की जो रिंग होती हैं वो हमारी स्टेबल नहीं होती क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। तो ये 3 कार्बन की रिंग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो मतलब बी इसके कंपैरिजन में आपका बी क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ भी आपका बी कंपाउंड जीत गया, वही ज्यादा स्टेबल है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में तो क्लियरली दिख रहा है भाई, हमें क्या दिख रहा है कि जो बी है ये क्या शो करेगा आपका रेजोनेंस, राइट। ये जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है या फिर रेडिकल है ये क्या करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा और आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा बी ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, और यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस शो नहीं हो रहा, बल्कि जो आपका रेडिकल है वो किस पे प्रेजेंट है आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्रेजेंट है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो वैसे ही कम हो गई। कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, तो सिंपल है कि अब तो हमारा आंसर डी ही होगा, और डी है भी। क्यों है डी, तो देखिए यहाँ पर आपका एक कार्बन है रेडिकल और इससे 3 फिनाइल रिंग्स अटैच्ड है। 3 फिनाइल रिंग का मतलब समझ रहे हो भाई, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गई इस कंपाउंड में, तो आपकी मतलब कि बहुत ज्यादा रेजोनेंस होने वाला है। यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजोनेंस। ये जो रेडिकल है ये आपका इस रिंग में आपका इस टाइप से रेजोनेंस शो करेगा, तो तीनों रिंग के साथ यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है, जबकि जो बी कंपाउंड है यहाँ पे सिर्फ आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगने वाला है। यहाँ पे इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, और स्टेबिलिटी हो, एसिडिटी हो, बेसिसिटी हो, हमेशा हमें पता है कि जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट है ये क्या होता है आपका डोमिनेटिंग होता है। मतलब इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से तो क्या करेगा ये डोमिनेट ही करेगा। तो मतलब जो आपका ए कंपाउंड है वो क्या है आपका ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव टू बी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है जो कि है 3 मॉलिक्यूल्स हैं, पूछा है किस में जिनन पर नंबर ऑफ लॉन पेयर्स आपके ज्यादा होंगे। देखिए ये क्वेश्चन हर बच्चा अपने एक अलग तरीके से करता है। एक चीज तो सबको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है आपका, राइट। एक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सबका अपना अलग तरीका है, या फिर मैं कहूँ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का भी सबका अपना एक अलग तरीका है। तो देखिए सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की नीड नहीं पड़ रही, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट भी नहीं करूंगी। यहाँ पे जिनन आपका क्या है एक नोबल गैस है, और नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, ये हम सबको पता है। तो मैंने जिनन के इस तरीके से आपके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ड्रॉ करें। अब ये 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने बोला कि ये 2 फ्लोरीन के साथ इसने अपना सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो जिनन के पास कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर्स बचे, क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे इसके पास 3 लॉन पेयर्स हैं। तो मतलब फर्स्ट कंपाउंड के पास तो 3 लॉन पेयर है, ऑप्शन तो यहीं से आंसर पता चल गया। स्टार्टिंग में 2 1 4 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बाकी को भी। सेकंड ऑप्शन है, कह रहा है कि जिनन 4 फ्लोरीन से अटैच्ड है, तो देखिए आप यही सोच लीजिए 4 फ्लोरीन मतलब 2 फ्लोरीन यहाँ पर आकर और अटैच कर गए, सिर्फ 2 लोन पेयर बचेंगे, बिल्कुल करेक्ट। F6 मतलब 2 और फ्लोरीन ऐड कर दूं, इधर आपने 2 और फ्लोरीन ऐड कर दिए तो सिर्फ एक ही लोन पेयर बच जाएगा, तो मतलब ये भी करेक्ट है, राइट। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, जो कि हमने बिल्कुल 1 मिनट क्या 1 सेकंड में ही कैलकुलेट कर लिया था, बट बाकी भी तीनों ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई करवा दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ए एंड बी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 36 एंड 64 आर इन द रेशियो। देखिए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, कुछ बहुत बड़ा काम करना भी नहीं था आपको। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की है तो हमें पता है कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो आपको अप्लाई करना था। रेट ऑफ दो गैसेस की बात की है तो रेट ए डिवाइडेड बाय में रेट बी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मतलब यहाँ पे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास ऑफ बी आएगा, मोलर मास ऑफ ए आएगा, एंड क्या बोला मैंने, उसके स्क्वायर रूट के। तो ये मैंने लगा दिया कंप्लीट पे स्क्वायर रूट। तो मोलर मास लिख लो। तो देखिए जो ए गैस है इसका मोलर मास है आपका 36, तो ये आ जाएगा आपका 36, ये आ गया 64, क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर रूट है आपका 8 का, और इससे क्या आ जाएगा आपका 6, देन कट कर दीजिए 2 3 6 एंड 2 4, मतलब 4:3 आपका आंसर आएगा। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका वो बताना है। क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराई हमने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो देखिए जब आप किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स की कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे या तो आपकी अल्डोल कंडेंसेशन होती है या फिर आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। बट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आपकी कंडीशन होती है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो देख लिए क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो मतलब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट नो डाउट यहाँ पे आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन क्या हो सकती है, पॉसिबल है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, तो क्या होता है जो आपका OH नेगेटिव जो होता है, तो अब जो ये आपका OH नेगेटिव है ये यहाँ पे क्या करता है आपका ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ आपका कि जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव ये अटैक कहाँ पर करेगा, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जो ये CO कार्बोनिल ग्रुप है क्या होता है, ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये चार्ज कैरी करता है आपका डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे आता है आपका डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा नेगेटिव और ये क्या आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। दोनों ही कार्बोनिल के जो कार्बन है वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि आपका न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक होगा। तो देखिए जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके कीटोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका कीटोन है, यहाँ पर आपके 2 R ग्रुप्स अटैच्ड हैं, राइट। 2 जो R ग्रुप्स अटैच्ड हैं क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब है कि ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से वो उनको प्लस आई इफेक्ट से कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट होते हुए जा रहे हैं और उसे बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो आपका OH नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल जो कि उसे इलेक्ट्रॉन देने आ रहा था उसको अटैक नहीं करने देगा, उसको मना कर देगा कि ना ना भाई मत आ, मेरे तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जबकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इस एल्काइल ग्रुप की जगह पर। तो कीटोन के कंपैरिजन में जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी इतने ज्यादा मतलब ठीक है थोड़े कम हुए, एक तरफ से अल्काइल ग्रुप ने उनको इलेक्ट्रॉन्स दिए बट फिर भी सफिशिएंट नहीं हो पाए, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए। तो इस वजह से जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कर देगा। अब जब ये इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो होगा क्या, देखिए तो इस OH नेगेटिव ने क्या किया, इस कार्बोनिल पे अटैक किया। देन दूसरा आप यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये तो आपका यहाँ पे रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, तो भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई। बाकी मैंने आपको एक जनरल बताया है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, एंड एल्डिहाइड्स में भी एलिफैटिक ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि एरोमेटिक्स में तो आप देख सकते हो रेजोनेंस हो जाएगी, राइट। तो OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो देखिए जो अभी आपकी ये बेंजीन रिंग है इसको मैं सिंपली आपका PH लिख रही हूँ जिससे कि मैकेनिज्म ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा इजी रहेगा।
तो ये हो गया आपका पीएच फिनाइल रिंग, ये है आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये क्या हुआ आपका ओ नेगेटिव, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, जो आपके न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया वो। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो ये आपका ओ नेगेटिव है ये क्या करता है, यहाँ पे आपका वापस आ जाता है, और जो ये आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये आपका इधर अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पर कैनिजारो की बजाय अगर मैं ये बोलूं कि इंट्रामोलिक्यूलर, क्या हो रही है आपकी इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, ये है आपका फिनाइल रिंग कार्बन, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ तो ये हो गया O नेगेटिव, और इस कार्बन पे अटैक किसका हुआ था, हाइड्रोजन का, तो ये आ गया आपका हाइड्रोजन। देन C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया था और इस कार्बन पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आ गया आपका OH। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि जो आपके एसिटिक ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये अपना H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, यहाँ पे लीव करेगा, मतलब H पॉजिटिव आयन आपका शिफ्ट होगा, तो ये H यहाँ से निकल करके इस O नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा PH CH, ये आ गया आपका OH COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, तो ये क्या बनेगा आपका फाइनल कंपाउंड। अब अगर ऑप्शंस देखें तो देखिए ये ऑप्शंस तो आप कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, भाई हमारा तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना है, आप दो कहाँ से ले आए। यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रोडक्ट को अगर मैं थोड़ा ओपन अप करके लिखूं तो इन्होंने एक बेंजीन रिंग बनाई, इस बेंजीन रिंग पे ये है आपका कार्बन CH, उसी से अटैच्ड है आपका ये OH ग्रुप, देन है आपका COO Na, तो बिल्कुल हमारे ही ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था आपका मॉक टेस्ट 12, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके साथ आज डिस्कस करे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।